हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी भी बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो उस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए आप लोग के लिए मैंने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जो अध्यायवर सॉल्व पेपर्स हैं, जिसमें 4323 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है, उसे मैं कराने जा रहा हूँ। और जो भी लाइब्रेरियन की अभी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से इस बुक के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप यहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं, कुल 4323 क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। इसके ऑप्शंस हैं महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा सायजी राव गायकवाड़ तृतीय, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ और महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय। तो आपको पता है, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो इसका राइट आंसर है महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय। महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो है, ये इसका राइट आंसर है कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो महाराजी सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय। अब इसके एक्सप्लेनेशन को मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक सर सायाजी राव तृतीय को माना जाता है। भारत में पुस्तकालय के आंदोलन के जनक जो है किसे माना जाता है, तो सर सायाजी राव तृतीय को माना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन में बड़ौदा में 1910-11 में नरेश सायाजी राव गायकवाड़ ने शुरू किया था और पुस्तकालय आंदोलन से आशय सभी पुस्तकालयों के उन्नति हेतु कार्य करना था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा, तो महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो है इनका योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि उस समिति की पहचान करें जिससे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया था। उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं Z39, TC46, BISSLIB या MSD5। तो बताइए किसका योगदान रहा था। तो राइट आंसर है आपका MSD5। MSD5 समिति की जो समिति थी जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया था। आपसे सिंपल पूछा जाएगा पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार किस समिति को दिया गया था, तो MSD5 समिति को दिया गया था। एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। MSD5 समिति जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। और Z39 क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है जो TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनर्प्राप्ति करने के लिए एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। Z39 का एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और MSD5 जो है समिति जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है पुणे विश्वविद्यालय, दिल्ली, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बताइए कौन सा विश्वविद्यालय जो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय है। तो राइट आंसर है इसका दिल्ली विश्वविद्यालय। आंसर इसका क्या होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और PhD डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में सबसे पहले शुरू की गई। 1957 में श्री DV श्री कृष्ण राव को प्रथम
पीएचडी की उपाधि दी गई। क्वेश्चन अच्छा है कि 1957 में श्री डी बी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। उनका शोध कार्य शीर्षक फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इन्होंने पीएचडी की डिग्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की और डीयू द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1957 में श्री डी बी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल एवं पीएचडी प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय था। राइट आंसर इसका क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से की गई है? ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से की गई है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लेबर शब्द से निकाला है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोत, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेबर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पुस्तक। लेबर का अर्थ क्या है? पुस्तक। शब्द पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र एवं हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य संग्रहित रहती है और इन सामग्रियों की सुरक्षा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी के प्रोग्राम प्रारंभ किया? सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी का प्रोग्राम प्रारंभ किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में सबसे पहले की गई। 1957 में श्री डी बी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। उनका शोध कार्य शीर्षक फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इन्होंने पीएचडी की डिग्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की और डीयू द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सारी इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है कि सारे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस बुक को मैं 15 से 20 दिन में सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा। जितने भी आपके 4000 क्वेश्चन से सारे के सारे, इसलिए आप हमसे जुड़े हुए रहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमलीव साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? एमलीव साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है एमलीव साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में सबसे पहले की गई। 1957 में श्री डी बी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम पीएचडी की उपाधि किसे दी गई थी? श्री डी बी कृष्ण राव को। और उनका शोध कार्य शीर्षक फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था और इन्होंने पीएचडी की डिग्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की। डीयू द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मास्टर डिग्री। डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो मास्टर डिग्री कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझिए कि डीआरटीसी है क्या? द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर।
आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। डीआरटीसी का क्या था? द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जो डीआरटीसी है 1962 में प्रोफेसर एसआर रंगनाथन द्वारा स्थापित लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। डीआरटीसी भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है। डीआरटीसी अगली पीढ़ी के सूचना प्रबंधकों को तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? तो भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय शिक्षा विज्ञान आरंभ की गई थी? तो बड़ौदा में 1911 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी। आपसे अगर पूछा जाए पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ कब की गई, तो बड़ौदा में 1911 में की गई थी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा ने विलियम एलिसन बॉर्डन को भारत में बुलाया और 1911 में बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को अमेरिकी नागरिक विलियम एलिसन बॉर्डन द्वारा शुरू किया गया था। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ का श्रेय सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है और W.A. बॉर्डन मेलविन डेवी के शिष्य थे। अगर पूछा जब भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है, तो सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? बताइए आपकी ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? तो डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय जी जो थे वो ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति के राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन थे। नेपलिस, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फुल फॉर्म पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। नेपलिस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेपलिस एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया। समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद एक अन्य समिति ने इसके निहितार्थ को देखा। सशक्तिकरण समिति ने अप्रैल 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एक कार्यान्वयन सेल का गठन किया। इसके बाद एक और वर्किंग के तहत संस्कृति विभाग में कार्यान्वयन के लिए इसकी सिफारिश वर्किंग ग्रुप ने की गई और 60 सिफारों में से केवल 29 को लागू करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग करना है कि जो सिन्हा समिति है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन समिति है, डॉक्टर सौ और डॉक्टर डीबी कृष्णनाथ की रिपोर्ट है और डॉक्टर जे भूरे समिति है। और लिस्ट 2 में सूची में आपको देखना है कि पुस्तकालय स्टाफ संख्या है, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय है और पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय है और कृषि पुस्तकालय का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम। आपको इसको सही सम्मेलन करना है कि सिन्हा कमेटी जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो सिन्हा कमेटी आपसे जुड़ा हुआ है पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय, ये सिन्हा कमेटी के द्वारा दिया गया। पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय, तो ऑप्शन ए का जो है सिन्हा समिति ये किससे जुड़ा हुआ है? तो पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय एक। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर एसआर रंगनाथन कमेटी, ये पुस्तकालय स्टाफ संख्या से जुड़ा हुआ है। पुस्तकालय स्टाफ संख्या से जुड़ा हुआ है कौन सा? डॉक्टर एसआर रंगनाथन समिति। नेक्स्ट है डॉक्टर सॉ एंड डॉक्टर डीबी कृष्ण राव, इनका कृषि पुस्तकालय का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कृषि पुस्तकालय एवं राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से कौन जुड़ा हुआ है? तो डॉक्टर सॉ एंड डीबी कृष्ण राव। नेक्स्ट है डॉक्टर जे भूरे समिति, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से जुड़े हुए डॉक्टर जे भूरे समिति। आप इसका आंसर यहाँ से सही समझ सकते हैं कि सिन्हा कमेटी किससे है? पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय से। डॉक्टर एसआर रंगनाथन कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? तो पुस्तकालय स्टाफ संख्या से। और डॉक्टर सॉ एंड डॉक्टर डीबी कृष्ण राव किससे जुड़ा हुआ है? कृषि पुस्तकालय का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से। और डॉक्टर जे भूरे समिति ये किससे जुड़ा हुआ है? किस समिति? डॉक्टर जे भूरे समिति बनी थी किस चीज़ के लिए? तो कृषि पुस्तकालय का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम के लिए इस समिति को तैयार किया गया था। यहाँ जितने भी समिति, अगर सिन्हा समिति किस चीज़ के लिए तैयार किया गया था? तो पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। किस आयोग ने यह सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है, ऑप्शंस आपके हैं कि सैडलर आयोग, हंटर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो नेक्स्ट आंसर इसका आंसर होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देके दिया था।
तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी की स्थापना राधा कृष्णन आयोग 1948 की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में किया। तत्पश्चात 1956 में एक विधेयक पारित कर संसद ने इसे वैधानिक मान्यता प्रदान की। आयोग उच्च शिक्षा हेतु मानक निर्धारित करने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी एवं समन्वय का कार्य करता है। इसके द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं अन्य शोध संस्थानों के पुस्तकालयों को नियमित एवं विशेष अनुदान भी प्रदान किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्किल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की थी। राइट आंसर इसका क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समिति आयोग को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कौन सी समिति पहले आई, कौन सी समिति बाद में आई, उस ढंग से आपको अरेंज करना है। तो इसके बढ़ते क्रम में आप इसकी व्यवस्थापना को इस प्रकार समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो समिति आई है वो है राधा कृष्णन आयोग समिति। फर्स्ट कौन सा है? राधा कृष्णन आयोग समिति है। सेकंड आपका है रंगनाथन समिति। सेकंड में कौन सी समिति आई? रंगनाथन समिति आई। थर्ड में आपका आया केपी सिन्हा समिति। थर्ड में कौन सी समिति है? केपी सिन्हा समिति। और फोर्थ में कौन सी समिति है? तो कोठारी आयोग समिति। फोर्थ में कौन सी है? कोठारी आयोग समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि राधा कृष्ण आयोग जो है वो कब आई थी, तो राधा कृष्ण आयोग जो है 1948 में आई थी। राधा कृष्णन आयोग समिति कब आई थी? 1948 में। रंगनाथन समिति कब आई थी? तो रंगनाथन समिति आई थी आपका 1957 में। रंगनाथन समिति कब आई थी? 1957 में। और केपी सिन्हा समिति कब आई थी? तो केपी सिन्हा समिति भी याद रखिएगा 1957 में ही आई थी। और कोठारी आयोग समिति कब आई थी? तो कोठारी आयोग समिति याद रखिएगा कोठारी आयोग समिति आपका 1964 और 66, 1964-66 के समय आपकी कोठारी आयोग समिति आई। कब आई? तो 1964 और 66। राधा कृष्ण आयोग समिति कब आई? 1948 में। रंगनाथन समिति 1957 में। केपी सिन्हा समिति 1957 और कोठारी आयोग 1964-66। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं कि राधा कृष्णन आयोग कब आई? 1948 में। रंगनाथन समिति 1957, केपी सिन्हा समिति 1957 और कोठारी आयोग कब आई? 1964-66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको मैच करना है कि डीएस कोठारी आयोग समिति जो इसका क्या विचार था, ये जो आयोग थी, और राधा कृष्णन आयोग की क्या विचार थी, कलकत्ता आयोग का क्या विचार है, और टुमेन्स आयोग का क्या विचार है। तो डीएस कोठारी आयोग जो बनी थी, इसकी विचारधारा यह थी कि किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता है। डीएस कोठारी आयोग किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता है। यह विचार किस आयोग की थी? तो डीएस आयोग की थी। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग क्या विचारधारा लाई? तो पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र है। यह विचारधारा किस आयोग ने लाई? तो राधा कृष्णन आयोग ने। कलकत्ता आयोग का विचार था कि यह न्याय संगत और समुचित है कि विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना चाहिए। यह विचार किस आयोग ने दी? तो कलकत्ता आयोग ने इस विचारधारा को पेश की। नेक्स्ट है टुमेन्स आयोग का क्या विचार था? तो पुस्तकालय का शैक्षणिक स्टाफ के बाद दूसरा स्थान है। टुमेन्स आयोग का कहना था कि पुस्तकालय का शैक्षणिक जो है स्टाफ, इस शैक्षणिक स्टाफ के बाद दूसरा स्थान है। आप इनकी विचारधारा को याद रखिएगा। डीएस कोठारी आयोग का क्या विचारधारा था? तो किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं। डीएस कोठारी आयोग किस लिए बने थे? किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ एक्सप्लेन किए हुए, आप इन चारों आयोग और उनके विचार को देख लीजिएगा यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी भी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता है कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। किस आयोग ने यह विचारधारा रखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो है, ये कोठारी शिक्षा आयोग का कहना था कि शिक्षा संबंधी जो आयोग है वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता है कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। एक्सप्लेनेशन में हम आपको समझाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देश की सलाह देने के लिए गठित एक तदर्थ आयोग था। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था और आयोग ने 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है, किस कमेटी के रूप में जाना जाता है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को किस कमेटी के द्वारा जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी के द्वारा जाना जाता है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए कि भारत सरकार द्वारा 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसका रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। और सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। सिन्हा कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? तो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के भी नाम से जाना जाता है। आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका नोट जरूर बनाइएगा, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है। ऐसे मैं बताते जा रहा हूँ कि सिन्हा कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाले आयोग कौन सा है? तो कोठारी समिति वह समिति थी जिसने पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग था। कौन सी समिति थी? कोठारी समिति। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कोठारी आयोग का जो गठन है वो 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इस आयोग में एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्यों से आयोग बना था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कितने सचिव थे? एक सचिव थे, एक सहयोगी सचिव थे और 15 सदस्य भी शामिल थे। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5% से 10% पुस्तकालयों के लिए खर्च करने के लिए सुझाव दिया या 25 रुपये प्रति छात्र तथा 300 रुपये प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा की। आयोग ने 29 जून 1966 को 287 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चांगल को प्रस्तुत की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा था? तो कोठारी आयोग था, कोठारी समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु हुई थी। राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना क्यों हुई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा में विकास हेतु इस कमीशन की स्थापना की गई थी। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था। राधा कृष्ण जो आयोग था वो कब आया था? 1948 में। यह शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। इसमें यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालयों के लिए खर्च करने का सुझाव दिया तथा कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कॉलेज बजट का 6% बजट की पेशकश की है तथा महाविद्यालय के लिए 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 2005 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में। आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन था वो कब हुआ था? तो 2005 में। इसके एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझिए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया और सैम पित्रोदा का जन्म 4 मई 1942 को टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था। ये दूरसंचार तकनीक विशेषज्ञ थे। प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना इसका काम राष्ट्रीय आयोग का क्या था? प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कार्य करने वाले संगठनों का गठन करना, विचार विमर्श करना, सर्वेक्षण करना और विचार विमर्श से सिफारिशें तैयार करना तथा सिफारिशों पर अमल करना।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जुलाई 2014 में विघटित किया गया था। कब इसको विघटित कर दिया गया? तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? तो केपी सिन्हा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? तो केपी सिन्हा थे। भारत सरकार द्वारा 1957 के केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया और सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अनुशंसा इसमें से नहीं है। तो पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना, यह इसकी अनुशंसा नहीं थी। ऑप्शन डी जो है इसकी अनुशंसा नहीं थी। बाकी ए बी सी जो ऑप्शन है ये इसकी अनुशंसा थी। हम इसको नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या क्या है इसके बारे में, वो समझते हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। सैम पित्रोदा का जन्म 4 मई 1942 को टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था। ये दूरसंचार तकनीकी विशेषज्ञ थे और जैसा आप पहले पढ़ चुके कि ये प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना था काम, कार्य करने वाले संगठनों का गठन करना था, विचार विमर्श करना था, सर्वेक्षण करना था और विचार विमर्श से सिफारिशें तैयार करना तथा सिफारिशों पर अमल करना। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जुलाई 2015 में विघटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से उदाहरण है, किस समिति का उदाहरण है? पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किस समिति का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसका सी, अस्थाई समिति का। पुस्तक चयन समिति जो अस्थाई समिति का उदाहरण है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में ग्रंथ चयन स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ चयन के दो कारक हैं। ड्यूरेरी के अनुसार पुस्तक चयन और ड्यूरेरी ने 1930 में ALA द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। इस सिद्धांत के अनुसार यूजर द्वारा मांगे जाने पर चयनित सामग्री को अविलंब प्राप्त करवाया जाना चाहिए। पुस्तक चयन में यूज़र की आवश्यकता की जानकारी होनी चाहिए और उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। नई पुस्तकें खरीदने के समय उत्तम पुस्तक का चयन किया जाना। ये एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे ताकि क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ सकें। सीधा आप क्वेश्चन ध्यान में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किस समिति का उदाहरण है? तो ऑप्शन है सी, अस्थायी समिति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ था? परामर्शदात्री समिति का गठन 1957 में हुआ था। परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विकास योजना का 30 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिससे 1950 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यद्यपि यह अधिकृत लेख नहीं था, फिर भी यह सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए योगदान बनाते समय महत्वपूर्ण लेख साबित हुआ। भारत सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की समिति को जानने और विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक समिति डॉक्टर AP सिन्हा की अध्यक्षता में सन 1957 में गठित की और परामर्शदात्री समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए परामर्शदात्री समिति को और किस समिति के नाम से जाना जाता है? तो सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 नवंबर 1958 को प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, 4000 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम अब सेशन को थोड़ा स्पीड से खींचेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है और किसी भी समय एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसलिए आप थोड़ा कंसिडर करके पढ़ेंगे और मैं थोड़ा तेज़ी से इस क्वेश्चंस को कवर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन में पेरी समिति की स्थापना की गई थी। किसके लिए ये पेरी समिति की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन से इसका बी, शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए इस समिति की स्थापना हुई थी। पेरी समिति की स्थापना किस लिए हुई थी? तो शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझिए। पेरी समिति रिपोर्ट शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित है। पेरी समिति का दूसरा नाम UGC कमेटी है। इसके अनुसार किसी विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता तथा प्रकृति पुस्तकालयों के रखरखाव के आधार पर मापी जाती है। पेरी समिति के अध्यक्ष थॉमस पेरी थे। पेरी समिति के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस पेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग का गठन किया था? किस वर्ष में हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है का गठन जो है 3 फरवरी 1882 को विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग हंटर आयोग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह के अध्यक्ष का नाम क्या था? केपी सिन्हा। योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो केपी सिन्हा था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए। पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति की नियुक्ति 1957 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई। कब की गई? 1957 में, जिसके अध्यक्ष केपी सिन्हा थे। समिति ने एक मॉडल लाइब्रेरी विधेयक का मसौदा तैयार किया और 25 साल की योजना बनाई। 1959 में समिति ने सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। उस रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ था? तो सभी राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए पुस्तकालय कानून तैयार करना। राज्य और केंद्र सरकार ने उन राज्यों की सरकारों में को एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल भेजा, जिसने कोई भी पुस्तकालय कानून नहीं अपनाया था। तो तथा 1964 में योजना आयोग द्वारा पुस्तकालयों पर एक कार्यकारी समूह नियुक्त किया गया, जिसकी सिफारिशें निम्न थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ब्लॉक मुख्यालय पर और 5000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में पुस्तकालयों की स्थापना, जो कि अशिक्षा को मिटाने, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है, किस समिति के नाम से जाना जाता है? भारत सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिए नियुक्त परामर्श समिति को किस समिति के नाम से जाना जाता है? तो सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए कि सिन्हा समिति को एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हा समिति के प्रथम अध्यक्ष केपी सिन्हा थे। यह कमेटी 1957 में बनी थी। इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स में सिन्हा कमेटी वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1967 में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था? तो पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु वाडिया समिति का गठन किया गया था। पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु वाडिया समिति का गठन किया गया था। वाडिया समिति का गठन सन 1967 में AR वाडिया द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय प्रशिक्षण की नई तकनीकों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी सिन्हा समिति की सिफारिशें किस पुस्तकालयों से संबंधित है? केपी सिन्हा समिति की सिफारिशें जो है किस पुस्तकालयों से संबंधित है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया और सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि केपी सिन्हा समिति की जो सिफारिशें हैं वो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति जो है वो संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा की गई थी। चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा की गई थी। संस्कृति मंत्रालय देश के सांस्कृतिक विरासत के परीक्षण एवं संरक्षण तथा कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करने का उत्तरदायित्व संभालता है। यह देश के सभी पुस्तकालयों का अभिरक्षक भी है। इसका हेडक्वार्टर शास्त्री भवन नई दिल्ली में है। संस्कृति मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है, शास्त्री भवन में। तथा प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जो वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं। चट्टोपाध्याय की सिफारिशें दुनिया भर में मौजूद सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालियों के पीछे सबसे उन्नत सिद्धांत की अवधारणाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की? बताइए इस क्वेश्चन को कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की? तो राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी। एक्सप्लेनेशन को समझिए कि राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया था। कब आया? 1948 में। इस आयोग द्वारा यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालयों के लिए खर्च करने का सुझाव दिया था और राधाकृष्ण आयोग ने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कॉलेज बजट का 6% लाइब्रेरी के लिए पेशकश की और महाविद्यालय के लिए 100 रुपये प्रति शिक्षक एवं 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समिति की नियुक्ति 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति किस पुस्तकालय कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी? तो पॉलिटेक्निक पुस्तकालय हेतु। 1971 में जो दामोदरन समिति की नियुक्ति पॉलिटेक्निक पुस्तकालय कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि हैनिंगर और ह्यूटन में भारत सरकार के पॉलिटेक्निक के एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो भारत सरकार के दामोदरन समिति में पॉलिटेक्निक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास पर विशेष समिति के विदेशी सलाहकार के रूप में किया गया था।
रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान और तमिलनाडु के पॉलिटेक्निक पुस्तकालय शामिल हैं। इसमें यह संकेत दिया गया कि छात्रों को पुस्तकालय तक मुफ्त पहुंच के संग्रह का एक उच्च प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो कोठारी समिति ने पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के लिए बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो कोठारी समिति ने सिफारिश की थी। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग में एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्य से आयोग बना था। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5 से 10% पुस्तकालयों के लिए खर्च के लिए सुझाव दिया और 25 रुपये प्रति छात्र, 300 रुपये प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा की। आयोग ने 29 जून 1966 को 287 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चंगल को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संस्तुति नहीं है? आप बताइए इनमें से कौन सी ज्ञान कमीशन की संस्तुति नहीं है? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे, यह जो है राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संस्तुति नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संस्तुति नहीं है। जबकि ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना, ग्रंथालय प्रबंधन में अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और प्राइवेट संग्रहों का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना, ये सभी राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन की संस्तुति है। एनकेसी को संविधान पर 3 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसके प्रथम एग्जीक्यूटिव सेम पित्रोदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरी समिति का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? पेरी समिति का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए हुआ था। पेरी समिति जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए ही इसका गठन किया गया था। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए पेरी समिति का गठन किया गया। इसका गठन सन 1979 में किया गया। इसे कमिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज पेरी कमेटी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? तो कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज पेरी कमेटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पेरी समिति का गठन क्यों हुआ था? विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सलाह देने के लिए पेरी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्देशित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है फैजी कमीशन। फैजी कमीशन ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। फैजी कमीशन 1939 में जिसकी स्थापना हुई, यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी समिति पहले बनी, कौन सी समिति बाद में बनी, इसको इस क्रम में आपको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जो समिति बनी वो थी पुस्तकालय समिति। सबसे पहले कौन सी समिति बनी? पुस्तकालय समिति। नोट करते जाइएगा। जो 1957 में यह पुस्तकालय समिति बनी। दूसरा था पुनरीक्षा समिति। पुनरीक्षा समिति जो है आपका 1961 में बनी थी। नेक्स्ट था पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क समिति पर समिति, ये 1988 में बनी थी। और पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम विकास समिति, ये 1993 में बनी थी। तो आप इसवी सब का याद रखिएगा, आपको अरेंज करने में आसानी होगा। पहला कौन सा था? पुस्तकालय समिति 1957, फिर पुनरीक्षा समिति, ग्रंथालय विज्ञान पर पुनरीक्षा समिति, ये 1961 में, और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क समिति पर समिति, ये 1988 में, और पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम विकास समिति कब बनी थी? तो 1993 में। इस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता है कि वह अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। किस शिक्षा आयोग ने इस बात को व्यक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, कोठारी शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था। कोठारी शिक्षा आयोग ने इस बात को कही थी। इसके एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझिए, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा था ये। कोठारी शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि
किसी भी संवेदनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वो अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। कोठारी नेशनल एजुकेशन कमीशन की स्थापना 14 जुलाई 1964-66 में किया गया। राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1948-49 में किया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1917 में किया गया था। इसे सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और मोडालियर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1952-53 में हुआ। इसे मोडालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1917 में। राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1948-49 में। और कोठारी नेशनल एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 14 जुलाई 1964-66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग है कि कौन सी सूची की जो स्थापना हुई वो कब हुई। सूची और स्थापना की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला सूची है आपका क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जिसे हम लोग पाठचर्या विकास समिति भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं हिंदी में, पाठचर्या विकास समिति की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई 1992 में। पाठचर्या विकास समिति की स्थापना कब हुई, 1992 में। नेक्स्ट है पाठचर्या विकास समिति, जो CR कैरिसिडप्पा के लिए है। कैरिसिडप्पा का ये गठन है पाठचर्या विकास समिति। इसका गठन कब हुआ, 2001 में। और पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह का गठन कब हुआ, 1964 में। पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह का गठन कब हुआ, 1964 में। और नेक्स्ट आपका बचा बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन का गठन कब हुआ, 1910 में। बड़ौदा पुस्तकालय आयोग का गठन कब हुआ, तो 1910 में। सारी चीज़ों को आप नोट करते जाइए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। पाठचर्या विकास समिति का गठन कब हुआ, 1992 में। पाठचर्या विकास समिति सेकंड जो CR कैरिसिडप्पा क्या है वो 2001 में हुआ। और पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह 1964 में। बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन 1910 में। अगेन आपको फिर से क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सी समिति का गठन कब हुआ। तो डायरेक्ट हम आपको इसके सॉल्यूशन से समझाते हैं, अच्छा समझ में आएगा। पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ, तो 1957 में। समीक्षा समिति का गठन कब हुआ, 1961 में। और DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर का गठन कब हुआ, 1962 में। और शारदा रंगनाथन सदन का गठन कब हुआ, 1963 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से इसको याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में कि किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। किस समिति ने, तो रीची समिति ने, जिसकी स्थापना 1926 में हुई। रीची समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। इसके एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से समझिए कि रीची कमेटी 1926 में जिसकी स्थापना हुई, यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर कमेटी भी कहा जाता है। पीछे भी आप पढ़ चुके, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को कौन सी कमेटी कहा जाता है, तो सैडलर कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के उद्देश्य क्या थे। DP चट्टोपाध्याय की जो अध्यक्षता बनी थी, उस समिति का उद्देश्य क्या था। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए, तो अनुशंसाओं के निहितार्थ को ज्ञात करना, जो 1986 के अनुशंसाओं के निहितार्थ को ज्ञात करना। पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु की अनुशंसा करना। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग बनवाना। और राष्ट्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली विकसित करना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फॉल्ट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में था क्या। तो 1986 में जो DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता हुई थी, जिसमें नेपलिस समिति को अधिकृत किया गया था, नेपलिस समिति को अधिकृत किया गया था, वो ऑप्शन इस पर दिया ही नहीं क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप नोट डाल के लिख लीजिएगा 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में नेपलिस समिति को अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था। दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर है पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। पॉलिटेक्निक पुस्तकालय की समीक्षा करने के लिए 1971 में दामोदरन समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि दामोदरन समिति को पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या था, तो कृषि पुस्तकालय, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय कृषि लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान पुस्तकालयों में से एक है। किसकी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की।
और यूएसए के राष्ट्रीय पुस्तकालय और यूएसए के कृषि विभाग के पुस्तकालय के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना 1963 में हुई थी। इसकी संस्थापक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ ये इसके अनुसंधान परिषद अवस्थित है? तो दिल्ली में। यह पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है। और मेडिकल कॉलेज पुस्तकालय में चिकित्सा विद्यार्थी, डॉक्टर, विशेषज्ञ, मरीज, प्रशिक्षु आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही मतलब समझते हैं, छोटा से बड़ा, मतलब कौन पहले प्रकाशित हुआ, उसके बाद कौन सा प्रकाशित हुआ, उस क्रम में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आया था? तो फर्स्ट था आपका अंग्रेजी शब्दों का रॉजेट्स थिसोरस या शब्दकोश। जो प्रकाशन हुआ था, सबसे पहला प्रकाशित कौन सा हुआ था? तो अंग्रेजी शब्दों का रॉजेट्स थिसोरस या शब्दकोश, ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। सेकंड में हुआ था कॉम्पेडेक्स सेकंड में प्रकाशित हुआ। और थर्ड में प्रकाशित हुआ बीएनबी, और फोर्थ में प्रकाशित हुआ आईएनबी। इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा ए। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित जब आप कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। सबसे पहले प्रकाशन किसकी हुई थी? तो अंग्रेजी शब्दों का रॉजेट्स थिसोरस या शब्दकोश। सेकंड में हुआ था आपका कॉम्पेडेक्स, थर्ड में हुआ था बीएनबी, और फोर्थ में हुआ था आईएनबी। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। कि निम्नलिखित में उनके प्रकाशन को प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित इस प्रकार है कि अंग्रेजी शब्दों का रोजेट्स थेसेरस या शब्दकोश 29 अप्रैल 1852 में हुआ था। कॉम्पेडेक्स 1884 में हुआ था। और बीएनबी की स्थापना 1950 में हुई, और आईएनबी जो है वो 1958 में हुई थी। ईआई कॉम्पेडेक्स है क्या? तो एलिसीवर द्वारा प्रकाशित एक इंजीनियरिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। यह इंजीनियरिंग सामग्रियों से संबंधित वैज्ञानिक साहित्य को अनुक्रमित करता है और 1884 में शुरू हुआ। यह इंजीनियरिंग इंडेक्स के मूल शीर्षक के तहत हाथ से संकलित किया गया था। और कॉम्पेडेक्स नाम का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स। सेकेंड आपका रोजेट्स थिसोरस जो है एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी भाषा की थिसोरस है, जिसे 1805 में पीटर मार्क रोजेट ने 1779 और 1869 के बीच ब्रिटिश चिकित्सक, प्राकृतिक धर्मशास्त्री और लेक्सिकोग्राफर द्वारा बनाया गया था। यह 29 अप्रैल 1852 को जनता के लिए जारी किया गया। थर्ड था बीएनबी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। बीएनबी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका विकास 1950 में किया गया था। इसके जर्नल और बुक टाइटल यूके और आयरलैंड में प्रकाशित तथा वितरित किए जाते हैं। और लास्ट है आपका आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका जो प्रकाशन 1958 में किया गया था। इसका 1958 से 1963 तक क्वार्टरली प्रकाशित होता था, तथा बाद में 1964 से 1977 तक ये मासिक प्रकाशित होने लगा। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, उतना ईयर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, लेकिन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आईएनबी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल बाइब्लियोग्राफी। और बीएनबी का क्या है? ब्रिटिश नेशनल बाइब्लियोग्राफी। और ईआई कॉम्पेडेक्स याद रखिएगा, एलिजीवर द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन कुछ दिया हुआ, दो अभिकथन और उसके कुछ रीजन दिया हुआ है, उसको समझिए। अभिकथन क्या कहता है कि मुख से उच्चरित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग एलआईसी उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। ये अभिकथन है, और इसका कारण क्या दिया है वो समझिए। कारण है मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में कम प्रयोग होता है। अब आपको बताना है कि दोनों के दोनों कथन सही है या दोनों गलत है, या दोनों में से एक सही है या तो फिर एक गलत है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए क्या इसमें कहना चाहता है। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग एलआईसी उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। ये पूर्णतः जो अभिकथन है वो सत्य है। और इसका जो रीज़न दिया हुआ है तर्क कि मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो आपका जो कथन और रीज़न है दोनों के दोनों क्या है? सही है। एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूचना विज्ञान में जो हाफ लाइफ है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अपरचलन की दर से संबंधित है।
हाफ लाइफ किससे संबंधित है? अप्रचलन की दर से संबंधित है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ अप्रचलन की दर से संबंधित है। हाफ लाइफ ज्ञान का आधा जीवन या तथ्यों का आधा जीवन उस समय की मात्रा है जिसे किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या तथ्यों के आए से पहले समाप्त करना पड़ता है। तथ्यों के आने से पहले समाप्त करना पड़ता है। ये गढ़े गए शब्द वैज्ञानिकता के रूप में ज्ञात विज्ञान के मात्रात्मक विश्लेषण के क्षेत्र से संबंधित है। सूचना विस्फोट एक साथ सूचनाओं का अत्यधिक भंडार हो जाना कि वह सूचना विस्फोट में बदल जाता है। सूचना विस्फोट कैसे हो जाता है? तो एक साथ कई सूचनाओं का भंडार एकत्रित हो जाना ही क्या होता है? सूचना विस्फोट कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हाफ लाइफ जो है अप्रचलन की दर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अप्रचलन की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसमें भी दो है, आपका एक अभिकथन है और एक निष्कर्ष, मतलब उसका तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या सही है। तो अभिकथन कहता है कि पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनाना चाहिए। अभिकथन है। तर्क क्या है इसका? तर्क आप समझिए। तर्क इसमें देता है कि पुस्तकालयों को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या ये अभिकथन और तर्क दोनों का दोनों सही आपको लग रहा है? तो बिल्कुल सही है। अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना ही चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनाना चाहिए। ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि अभिकथन कंप्लीट रूप से सही है। तर्क में दिया हुआ था कि पुस्तकालयों को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। पुस्तकालय जो भी अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण अगर करना चाहता है तो उनको अन्य पुस्तक प्रणाली के साथ क्या होगा? सहयोग करना चाहिए। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी समिति पहले आई, कौन सी समिति बाद में आई, उसके अनुसार से आपको इसको अरेंज करना है। तो हम आपको इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझाते हैं, वहाँ आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थापना इस प्रकार है कि केपी सिन्हा समिति जो 1958 में आई। केपी सिन्हा समिति कब आई? 1958 में। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति कब आई? 1961 में। और राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा नीति के बारे में डीपी चट्टोपाध्याय समिति कब आई? 1985-86 में। और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति कब आई? 1988 में आई। कब आई? 1988 में आई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? आप चीज़ों का अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसवी याद रखिएगा, केपी सिन्हा समिति 1958 में, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति 1961 में, राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा नीति के बारे में डीपी चट्टोपाध्याय समिति 1985-86 में, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति कब आई? 1988 में। तो इसवी याद रखिएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर? पहले कौन सा बनेगा? बी। पहले आई थी केपी सिन्हा समिति, फिर कौन सी आई थी? तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति, फिर कौन सी आई थी? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति, और लास्ट में आई थी केपी सिन्हा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा के अध्यक्ष में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? इसके ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा है। तो शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धा लाभ में वृद्धि करना। दूसरा है प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक नॉलेज पूल की स्थापना करना और ज्ञान अर्जन में विद्यालय जाने वाले बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को नियंत्रित करना। S&T प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन देना और IPR क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार लाना। और लास्ट ऑप्शन है कृषि और उद्योग में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग करना। इनमें से कौन सी ऑप्शन ये बताता है ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा के अध्यक्ष में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? बताइए। तो इसके ज्ञान क्षेत्र आपके हैं ए, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है वो सही है।
ए, सी और डी, ज्ञान क्षेत्र में ये 3 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ए, सी और डी सही है और बाकी क्या है गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए ध्यान से क्या है। तो ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उनके अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्षेत्र में निम्न है। पहला है शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ में वृद्धि करना। ऑप्शन ए ये सही है। सेकेंड है एसएनटी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन देना और आईपीआर क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार लाना। ये भी क्या है सही है। बी ऑप्शन डी जो है कृषि और उद्योग में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग करना, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, सी, डी जो है यहाँ पे वो सही है। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी क्या है यहाँ पे सही है और ऑप्शन बी गलत है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा के अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए, सी, डी आप ध्यान रखिएगा और ऑप्शन बी इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की। तो राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग। राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की। राधाकृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। इन्होंने कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की, जबकि कोठारी शिक्षा आयोग ने 6.5 से 10% तक नियत करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित थे। इसके ऑप्शंस कौन कौन है? पीबी मंगला, सीआर करिसिद्धप्पा, कल्पना दास गुप्ता और एआरडी प्रसाद। तो बताइए इनमें से कौन कौन से थे, कौन कौन थे? जिसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, ए, बी, डी। आप इसमें से बताइए कौन कौन से शामिल थे। तो इसमें होंगे पीबी मंगला, फर्स्ट है पीबी मंगला, कल्पना दास गुप्ता और एआरडी प्रसाद जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से संबंधित थे। आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से कौन कौन सम्मिलित थे, तो इसमें सम्मिलित थे पीबी मंगला, कल्पना दास गुप्ता और एआरडी प्रसाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से संबंधित थे। अभी मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। धीरे धीरे इस क्वेश्चंस की संख्या में ज़्यादा करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है और बहुत ही कम समय में कवर करना है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा और जो एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया उस एक्सप्लेनेशंस को आप नोट कीजिएगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके जो लाइब्रेरियंस के एग्ज़ाम होंगे वो काफ़ी अच्छे ढंग से जाएंगे। कंपटीशन काफ़ी टफ होगा उसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो काफ़ी कम है और फॉर्म फिलअप तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन डेट नहीं आया है, आपका सिलेबस भी नहीं आया है। तो हम अभी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उससे मैं करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी पुस्तकालय विज्ञान के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी, ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।